तारीख थी 22 सितंबर 2025। उत्तरी फिलीपींस के ऊपर आसमान का रंग अचानक गहराने लगता है। हवा की सरसराहट एक भयानक दहाड़ में बदल जाती है। यह सुपर टाइफून रागसा की दस्तक थी। एक ऐसा घूमता हुआ दानव जिसकी आंख तो शांत थी, लेकिन जिसका कहर सब कुछ तबाह कर देने वाला था। यह सिर्फ एक तूफान नहीं था, बल्कि यह प्रकृति की तरफ से एक चेतावनी थी। आज हम सुपर टाइफून राक्सा की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो 2025 का सबसे ताकतवर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये खबरों में इसलिए था क्योंकि इसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही का ऐसा मंजर छोड़ा जिसे भुला पाना मुश्किल है। लेकिन हम सिर्फ तबाही की तस्वीरें नहीं देखेंगे, हम इस तूफान के दिल में उतरेंगे, समझेंगे कि ये कैसे पैदा हुआ, इसे इतनी जबरदस्त शक्ति मिली कहां से, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे आने वाले कल के बारे में क्या इशारा कर रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कुदरती राक्षस को असल में ताकत कौन देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो गर्म समंदरों की ऊर्जा, पृथ्वी के घूमने की ताकत और हमारे बदलते मौसम के धागों को एक साथ पिरोती है। आइए इसके पीछे के विज्ञान की एक एक परत को खोलते हैं। हमारी ये पड़ताल सितंबर 2025 के सुपर टाइफून राक्सा पर ही केंद्रित है। एक ऐसा नाम जो उस इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के लिए तबाही का दूसरा नाम बन गया। 280 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा इस रफ्तार के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये थी रागसा की सबसे तेज हवा की रफ्तार जब वो अपनी पूरी ताकत पर था। आसान भाषा में समझें तो ये कैटेगरी 5 के तूफान के बराबर है, मतलब तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी। ये सिर्फ हवा नहीं, ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढा सकती है। और इस बेहिसाब ताकत का नतीजा वो भी उतना ही भयानक था। राक्सा उत्तरी फिलीपींस और ताइवान पर कहर बनकर टूटा, फिर हांगकांग और दक्षिणी चीन की तरफ बढ़ गया। कल्पना कीजिए, सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकें। अकेले दक्षिणी चीन में ही 20 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। ये कोई एक जगह की घटना नहीं थी, ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी आपदा थी। अच्छा, राक्सा की इस अविश्वसनीय शक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और उस इंजन को समझना होगा जो इसे चलाता है। मतलब, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ये असल में एक ही मौसमी घटना के अलग अलग नाम हैं। फर्क सिर्फ जगह का है। अटलांटिक में इसे हरिकेन कहते हैं, पश्चिमी प्रशांत में जहां राक्सा बना उसे टाइफून कहते हैं, और हिंद महासागर में इसे साइक्लोन कहा जाता है। मतलब दानव एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। तो इस तूफानी दानव को बनाने की रेसिपी क्या है? इसके लिए 4 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। पहली, गर्म समुद्री पानी, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस का। यह तूफान का ईंधन है। दूसरी, मौसम में पहले से मौजूद कोई हलचल या गड़बड़ी। तीसरी, लो वर्टिकल विंड शीयर। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग ऊंचाइयों पर हवा लगभग एक ही रफ्तार और दिशा में बह रही हो। और आखिर में भूमध्य रेखा से थोड़ी दूरी, ताकि कोरियोलिस प्रभाव अपना जादू चला सके। और वो जादू है कोरियोलिस प्रभाव। ये कोई असल ताकत नहीं है, बल्कि हमारी धरती के घूमने से पैदा होने वाला एक असर है। इसी की वजह से उत्तरी गोलार्ध में तूफान घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमते हैं। यही वो चीज है जो एक मामूली सी मौसमी गड़बड़ी को एक गोल गोल घूमते हुए चक्रवात में बदल देती है। एक बार जब ये सारी सामग्री मिल जाती है तो चक्रवात एक तय जीवन चक्र से गुजरता है। आप इसे एक तूफान के 4 मौसमों की तरह सोच सकते हैं। पहला है फॉर्मेटिव स्टेज, जहां एक छोटी सी हलचल समंदर के ऊपर ताकत बटोरना शुरू करती है। फिर आता है इमेच्योर स्टेज, जहां तूफान तेजी से ताकतवर होने लगता है। इसके बाद आता है मैच्योर स्टेज, जहां राक्सा जैसे तूफान अपनी पूरी शक्ति पर पहुंचते हैं। और अंत में डीकेइंग स्टेज, जब तूफान जमीन या ठंडे पानी पर पहुंचकर अपना ईंधन खो देता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये तूफान पहले से ज्यादा मजबूत क्यों होते जा रहे हैं? और इसके जवाब में हमें जलवायु परिवर्तन की एक गहरी छाप मिलती है। सबूत काफी चौंकाने वाले हैं। क्लाइमामीटर नाम के एक रिसर्च ग्रुप ने पाया कि राक्सा जैसे तूफान जिन वायुमंडलीय परिस्थितियों में बनते हैं, वो आज अतीत के मुकाबले लगभग 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हैं। 1 डिग्री शायद सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन एक तूफान के इंजन के लिए ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये सिर्फ तापमान की बात नहीं है। गर्म हवा अपने अंदर ज्यादा नमी रख सकती है। उसी स्टडी में पता चला कि राक्सा जैसे तूफान अब 10% तक ज्यादा नम है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा मूसलाधार बारिश, जो उन विनाशकारी बाढ़ का कारण बनते हैं जिन्हें हमने फिलीपींस से लेकर चीन तक देखा। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के डेविड फरान्ना ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है।
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दुनिया को सिर्फ गर्म ही नहीं करता, वे टाइफून को और ज्यादा नम, मजबूत और हिंसक बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, समंदर तूफान का फ्यूल टैंक है। एक गर्म समंदर उस टैंक को हाई ऑक्टेन फ्यूल से भरने जैसा है। ये ज्यादा ऊर्जा देता है, जिससे तूफान न सिर्फ ज्यादा मजबूत होते हैं बल्कि और भी तेजी से खतरनाक बन जाते हैं। इससे तटीय इलाकों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। विज्ञान को समझने के बाद अब हम इंसानी कहानी की ओर मुड़ते हैं। सुपर तूफानों के परिणाम क्या होते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या किया जाता है और ये भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। राक्सा का असर किसी एक देश तक सीमित नहीं था। फिलीपींस में 1,90,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। वियतनाम को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। चीन ने 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और यहां तक कि लाओस और थाईलैंड में भी तूफान के अवशेषों ने मॉनसून को और तेज कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आई। ये दिखाता है कि ये घटनाएं आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। और देखिए, तबाही कई रूपों में आती है। एक है स्टॉर्म सर्ज या तूफानी लहर, जो समंदर के पानी की एक दीवार बनकर तट से टकराती है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण अंदरूनी इलाकों में बाढ़ आती है। विनाशकारी हवाएं रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देती हैं और गीली जमीन पहाड़ी इलाकों में जानलेवा भूस्खलन का कारण बनती है। ये खतरों का एक झरना है। इस तबाही के बीच मानवीय प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है। सरकारें और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आश्रय, भोजन और मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए तेजी से काम करते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। जैसे जैसे ये तूफान मजबूत होते जाते हैं, राहत पहुंचाने की हमारी क्षमता पर दबाव बढ़ता है और संसाधन कम पड़ने लगते हैं। और ये हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है। सुपर टाइफून राक्सा सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं थी, ये एक कहानी थी। समंदर की गर्मी की, वायुमंडल की फिजिक्स की और हमारे ग्रह पर हमारे असर की। ये एक चेतावनी थी जो हमें भविष्य की एक झलक दिखा गई। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम सुन रहे हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।